नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर भवन में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ जहां दुनिया के कई देश कई संकटों से घिरे हुए हैं, तो वहीं भारत न केवल हर चुनौती से सफलतापूर्वक पार पा रहा है, बल्कि विश्व का मार्गदर्शन भी कर रहा है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 18 महीने में 10 लाख नौकरियां देने के निर्णय लिए हैं और युवाओं के सपनों को उड़ान देने का कार्य किया है। इस महाअभियान की शुरुआत अग्निपथ योजना को प्रारंभ कर की गई है, जिसके तहत सेना में अग्निवीरों को नियुक्त किया जाएगा। इससे न केवल देश के युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा, बल्कि हमारी सेनाएं भी और अधिक युवा और सशक्त होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान वीर भूमि के रूप में भी है। उन्होंने अग्निपथ योजना के लिए प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की तारीफ की। अग्निपथ योजना के लिए उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम के नेतृत्व में भारत लगातार नई चुनौतियों से पार पा रहा है और जहां दुनिया के कई देश लगातार कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वहीं पर भारत न सिर्फ चुनौतियों से पार पा रहा है सफलतापूर्वक, बल्कि दुनिया के देशों का मार्गदर्शन भी कर रहा है। जहां तक पहला प्रश्न था, पिछले कुछ सालों से के कारण से ये सेना की जो भर्ती भी रुकी हुई थी और अभी जो भी युवा हैं, जो भी जाना चाहते हैं, उन सबको जो है सेना में जाने का अधिक अवसर मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो ये योजना लॉन्च की है, मैं सभी नौजवान युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूं, मुझे पता है जो केवल सेना में किसी उस विशेष प्रयोजन के लिए नहीं जाते हैं, सबके अंदर एक देशभक्ति की भावना। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सदन में होने वाले कामकाज को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही बजट सत्र को शांतिपूर्वक ढंग से संचालित करने को लेकर सहमति बनाने के प्रयास किए गए। वहीं इस बैठक में विधानसभा के दलीय नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये बजट सत्र 17 जून तक चलेगा। गलत बात नहीं है। हम उत्तराखंड में दोनों भाषा बोलते हैं और जानते हैं, और शायद अधिक लोग हिंदी जानते हैं, तो इसमें कोई खराबी नहीं है कि उत्तराखंड की कोई भी रिपोर्ट आए वो दोनों भाषाओं में हो, अंग्रेजी में भी हो और हिंदी में भी हो। तो इसलिए ये निर्णय मैंने पीठ से ये दिशा निर्देश दिए हैं सरकार को कि पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट्स की बात उन्होंने की थी, जो किताब आई थी वो ह्यूमन राइट्स की थी। वहीं बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने देश विरोधी कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि बीते दिनों पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर में हुई हिंसा से हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश बना हुआ है और लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी के चलते विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय में इकट्ठे हुए और अपना रोष जाहिर किया। लगातार हिंदुओं के घरों को जला रहे हैं। उन पर जानलेवा हमला की नमाज के बाद जिन मस्जिदों बोले भारत माता की मांगे कि हर सप्ताह एक विशेष दिन शुक्रवार को विशेष इमारतों से मस्जिद से कुछ मस्जिदों से ऐसे लोग निकलते हैं जो पथराव करते हैं, जो आगजनी करते हैं, हिंदुओं को निशाना बनाकर उनके साथ बर्बरता करते हैं। ये देश संविधान से चलता है और संविधान की अपनी न्याय व्यवस्था तय है। उससे अलग हटकर
कोई इस तरह का उपद्रव फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अल्मोड़ा पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने कहा कि हमारी सरकार और हम सब मिलकर प्रदेश में धार्मिक सर्किट बनाने की योजना बना रहे हैं, जिसके जरिए प्रदेश के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमको एक यात्रा का सर्किट बनाना पड़ेगा जो 4 धाम को एक साथ जोड़ेगा। इसके साथ ही हेलीपैड का भी विस्तार किया जाएगा। राज्यपाल ने आगे कहा कि सिखों के हेमकुंड साहिब, नानक मत्ता रीठा साहिब सहित हरिद्वार के साथ के गुरुद्वारे भी जोड़े जाएंगे ताकि पूरे विश्व से गुरु नानक के भक्त यहां आ सकें। हमारी सरकार, हम सब मिलकर इस चीज को बनाएंगे। मैं इसका दायरा एक और आगे लेके जाता हूं कि हमको एक यात्रा का सर्किट बनाना पड़ेगा। 4 धाम के साथ में बाकी जगह को भी जोड़ना पड़ेगा। हमारे को यहाँ पर सड़क को और उन्नति और विकास करना पड़ेगा, हेलीपैड को करना पड़ेगा, केबल वेज करना पड़ेगा और इसके ऊपर में तजवीज प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो गया। मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर जो सर्किट आपने जिक्र किया, आपकी सोच इतनी अच्छी है, ना केवल रिलीजियस, मैं तो कहूँगा कि जो सिख धर्म के भी हैं, हेमकुंड साहब, नानक मत्ता, रीठा साहब, हरिद्वार, देहरादून में जो गुरुद्वारे साहब हैं, उनका भी एक सर्किट बनाया। वहीं कांग्रेस एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पार्टी की ओर से जनसंकल्प कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में बैठक कर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विधानसभा के सभी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच जाकर कांग्रेस की ओर से किए गए विकास कार्यों को बताएगी और आने वाले समय में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए बूथ स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा। विधानसभा में जो हमें हार मिली है और इसका नव संकल्प के तहत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से ये आदेश हुए हैं कि आप चिंतन मंथन करिए और मेरा ये कहना है कि हम लोग लगातार चिंतन मंथन के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। जो ये सरकार रही है, महंगाई में आज बिल्कुल महंगाई बढ़ते जा रही है और हमने जैसे गैस सिलेंडर का दाम है 500 को पार नहीं होने देंगे वाली बात भी रखी थी और जो कांग्रेस सरकार ने पिछली बार जो अच्छा जनता को मैंडेट दिया था उसमें हम लोग जनता के बीच शायद इस बात को नहीं पहुंचा पाए। वहीं हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट के 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत हो गई है। इस शिविर में देश भर से आए कई किसान शामिल हुए। चिंतन शिविर में किसानों ने केंद्र सरकार से किसान आयोग के गठन और स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की। इस मौके पर बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने किसानों की उपेक्षा की, इसलिए आज देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। किसानों की पीएम नरेंद्र मोदी से यही मांग है कि देश के किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले और अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। सरकार से मांगा किसान आयोग का गठन कर दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। सब आयोग बने हैं, क्या किसान में क्या बदबू आ रही है? सब आयोग में किसी आयोग का नाम नहीं लूंगा, सब आयोग बने हैं, किसान आयोग क्यों नहीं बन रहा है? किसान आयोग बनना चाहिए और किसान आयोग में किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होना चाहिए, ईमानदार किसान। और जितने भी फसलें हैं किसानों की, गन्ना, गेहूं, आलू, धान, सरसों, बाजरा, फल, सब्जी, उन सब किसानों को उसका सदस्य होना चाहिए। मध्य प्रदेश इतने सीनियर हमारे बीच में कार्यकर्ता हैं, साथियों अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। रवि पहलवान। वही खबर अल्मोड़ा से है, जहां नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए बाजार और सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया। जानकारी के मुताबिक डीएम वंदना सिंह ने नगरपालिका लोक निर्माण विभाग
एनएच के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने को लेकर कहा था और सख्त निर्देश दिए हैं, जिसे लेकर नगरपालिका ने 47 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस भी दिया है। वहीं मामले में नगरपालिका ईओ ने बताया कि नगर पालिका ने अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया है और स्थायी अतिक्रमण करने वालों पर जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। नगरपालिका राजस्व विभाग पीडब्ल्यूडी एनएचआई की एक समिति जिलाधिकारी महोदय द्वारा बनाई गई थी, जिसके क्रम में हम लोगों द्वारा जो है अतिक्रमण चिन्हित किए जा रहे हैं। जो अस्थायी नेचर के हैं उनको हटा दिया जा रहा है, जो अस्थायी नेचर पे हैं उनके कंसर्निंग विभाग जो है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां नगरपालिका परिषद के सीमा विस्तार का मामला तूल पकड़ने लगा है। नगरपालिका ने 25 ग्राम पंचायतों को पालिका में मिलाने की कवायद क्या की है कि तमाम पंचायतों के ग्रामीण एक हो गए हैं और उन्होंने फैसला किया है कि वो किसी भी हालत में नगरपालिका में शामिल नहीं होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि शहर के आसपास के गांव नगरपालिका से मिलेंगे तो उनके हक पर भारी असर पड़ेगा। वहीं पालिका प्रशासन का यह भी कहना है कि पालिका ने 25 ग्राम सभा को मिलाकर 36 किलोमीटर का प्रस्ताव पारित किया है और डीएम के जरिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। वहीं अनुमति मिलने के बाद पालिका क्षेत्र की जनता के बजट में इजाफा होगा। शासन द्वारा समस्त नगर निकायों को पत्र प्रेषित किया गया था कि आप लोग अपने सीमा विस्तार का प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं, जिसके क्रम में बोर्ड का अधिवेशन आहूत किया गया। बोर्ड के अधिवेशन में सीमा विस्तार संबंधी 25 ग्राम सभाओं को सम्मिलित करते हुए लगभग 33 वर्ग किलोमीटर का प्रस्ताव पास किया गया है। यथाशीघ्र जिलाधिकारी के माध्यम से उसे शासन को प्रेषित किया गया। तो नगरपालिका द्वारा अपने बोर्ड में जो 25 गाँव को जो प्रस्ताव दे रखा है इन्होंने नगरपालिका में मिलाने का, हम 25 ग्राम सभाएं इसका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि नगरपालिका हमने जो मिलाना चाहते हैं उसमें भी हमने विरोध करा और अभी भी हम विरोध में लगे हैं। 25 से 25 जनप्रतिनिधि कल हमने अपनी आवाज़ उठाई और डीएम साहब से बहुत जल्दी शीघ्र ही मिलने वाले हैं ज्ञापन देंगे। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 20 जून से मानसून के दस्तक की अनुमान बताई है और वहीं बरसात के मौसम में आपदा से निपटने के लिए थराली में तहसील प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीम के साथ थराली देवाल मोटरमार्ग पर 100 गांव में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में मशीनें तैनात की, जिनमें तहसील प्रशासन, पुलिस, जल संस्थान समेत अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र जुलवाठा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शैडो एरिया में आपदा के समय संचार की सुविधाएं दुरुस्त किए जा रहे हैं और विचार ये भी किया जा रहा है कि इनको पूरी तरीके से ठीक कर दिया जाए ताकि किसी भी तरीके की आपदा की सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन को मिल सके, जिससे रिस्पांस टीम मौके पर पहुंच सके। ड्रिल का आयोजन कराया है। इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत IRS टीम का जो गठन करा जाता है वो सभी लोगों को आज बुलाया गया था। सभी लोग आज आए हुए थे और मॉक ड्रिल सुचारू रूप से हमने कराई है और आपदा के चलते हमने जो है जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। वहाँ पे जो है JCBs का डिप्लॉयमेंट कर दिया जाएगा और सभी विभागों को आज सेंसिटाइज करा गया है कि इस बीच ये जो सभी लोग जो है उपलब्ध रहेंगे ताकि कोई किसी भी स्थिति में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी का हमें सामना ना करना। ठीक है, ताकि अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़े तो उसको कर दें। अच्छा, वहीं मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से बड़ी संख्या में यात्री हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। शहर के चौक चौराहे या हाईवे सभी जगहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कड़ी धूप में ट्रैफिक कर्मियों के लिए ड्यूटी करना किसी चुनौती से कम नहीं है, इसीलिए अधिकारियों ने इनके लिए व्यवस्था में परिवर्तन किया है। चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी को ड्यूटी के दौरान लगातार पानी पीने और ट्रैफिक कम होने की स्थिति में थोड़ा आराम करने की सलाह दी गई है। गर्मी में ड्यूटी करना चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है, लेकिन जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे 12 महीने में ट्रेनिंग जाती है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, और वो इसलिए दी जाती है कि किसी परिस्थिति में हम ड्यूटी करने के लिए तैयार रहें। इसमें मैंने ये है कि सभी लोगों को बताया जा रहा है अभी अपने पास पानी की बोतल रखें और जब
किसी समय थोड़ा ट्रैफिक कम होता है, थोड़ा शाम का सारा ले लेते हैं। बहुत है, जगह जगह पानी पीना पड़ रहा है और नींबू पानी के बगैर तो काम चल ही नहीं रहा है। 2 साल के कोरोना के बाद लोगों को जो है समय मिला है, वो गर्मी नहीं देख रहे हैं और 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा हमारे यातायात पुलिस विभाग की, जो इतनी गर्मी में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। कल्पना जी को आपने देखा होगा भगत सिंह चौक के ऊपर, वो अपनी ड्यूटी चाहे धूप कितनी भी हो लगातार देती रहती हैं। हरिद्वार में इतने बड़े आपने देखा होगा स्थान पे स्नान हुए यहाँ पर, लेकिन सब कुछ कुशलता से संपन्न हो पाया है। इसके लिए पूरा श्रेय जो है यातायात पुलिस को, पुलिस विभाग को जाता है। वहीं दिनेशपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन माफिया निशांत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में थानाध्यक्ष विनोद जोशी ने बताया कि पिछले दिनों खनन माफिया ने वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया था, जिसके बाद वन कर्मियों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की थी। तिलपुरी कूला के पास में वन विभाग के जो हमारे बीट अधिकारी थे, उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी थी और सरकारी कार्य बाधा पहुंच रही थी। उस संबंध में मुकदमा कायम किया गया था, जिसमें एक नामजद मुकदमा मुलजिम पैजा उसको आज गिरफ्तार किया गया और बाद उसकी गिरफ्तारी की मांग में। वहीं रामनगर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एक महिला के घर में लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी करने के मामले में एक युवती के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दिनांक 1 जून को रमा मंडाल नामक महिला ने थाने पे तहरीर दी थी कि उसके यहाँ एक व्यक्ति किराए के लिए आया, उसके घर से जो है काफ़ी सामान चोरी कर लिया गया है। हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गई तो ये जानकारी आई कि इसमें जो चोरी हुई थी, चोरी करने में 2 लोग संदिग्ध हैं, एक अन्य व्यक्ति जो माल बिकवाने में संदिग्ध। 3 लोगों को आज हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं थराली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 34 साल की महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक भेला गांव के पास मैदुनी गांव के ग्रामीणों ने शव को तालाब में तैरते हुए देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तालाब से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की। शव की शिनाख्त अनीता देवी ग्राम भेला गढ़कोट के नाम से हुई है। वहीं मृतका के परिजनों ने बताया कि 16 मार्च से मृतका लापता थी, जिसकी जानकारी परिजनों ने स्थानीय प्रशासन को दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं रामनगर में देर रात ग्राम साबलदे क्षेत्र में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि युवक की उम्र 30 साल है और वो साबलदे गांव का रहने वाला था, जिसका नाम भोपाल सिंह बिष्ट उर्फ रोहित था। उसका शव देर रात घर के पास ही कुछ दूरी पर संदिग्ध अवस्था में मिला। मृतक के गले पर धारदार हथियार के निशान है। कोतवाल ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा और परिजनों की तहरीर मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक के पिता मोहन सिंह ने बताया कि उनका बेटा नशे का आदी था। उन्होंने अपने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। रामनगर हॉस्पिटल से एक मेमो प्राप्त हुआ, जिसमें ब्रॉड डेड एक व्यक्ति का शव हॉस्पिटल आया था, जिसको पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है और अभी तक इस संबंध में कोई भी परिजनों की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी पुलिस सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के उपरांत विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। वहीं विजिलेंस टीम ने बुधवार को रामनगर तराई पश्चिमी वन
प्रभाग के कार्यालय में तैनात एक आशु लिपिक को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विजिलेंस की ओर से की गई कार्रवाई के बाद वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी के सीओ अनिल सिंह मनराल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभाग में तैनात आशु लिपिक दिनेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज थी कि पेड़ कटवाने के नाम पर 12,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके बाद गठित विजिलेंस की टीम ने दिनेश कुमार को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस पूरे मामले में कई और अधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग डीएफओ कार्यालय के में नियुक्त कैम बाबू श्री दिनेश कुमार की शिकायत श्री भूरे खां द्वारा पेड़ों के कटान की एवज में 12,000 रुपये की रिश्वत मांगने के उसमें रंगे हाथों हल्द्वानी सेक्टर की टीम द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए 12,000 रुपये की और उनको गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत होकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं रामनगर के धनगढ़ी इलाके में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सड़क निर्माण का काम कर रहे एक मजदूर पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उस मजदूर की मौत हो गई। वहीं मजदूर की मौत से सीटीआर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में सीटीआर के उपनिदेशक नीरज शर्मा ने बताया कि सड़क निर्माण का काम कर रहे एक मजदूर पर बाघ ने हमला कर दिया था। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों ने विभाग के नियमानुसार कार्रवाई कर मुआवजा देने की मांग की। धनगढ़ी गेट से हमारे 1.5 किलोमीटर जंगल की ओर ये हमारा एक मजदूर था जो कि कार्य कर रहा था, तो इस पे संभवतः टाइगर के द्वारा इस पे अटैक किया गया है और फिर इसकी जो है उसने जिसमें दुखद घटना में इसकी मृत्यु हो गई। पार्क रामनगर में काम कर रहे एक मजदूर पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे मजदूर की मौत हो गई और उसके बाद में मजदूर के परिजनों को मामले की जानकारी दी गई, जिसको लेकर मजदूर के परिजनों ने विभाग से नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मुआवजे की मांग की है। रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का यह मामला है, जहां पर सड़क पर काम कर रहे एक मजदूर पर बाघ ने हमला कर दिया था, जिससे मजदूर की मौत हो गई। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।